मेरी समझ कहती है कि बीजेपी और अलायंस 22-24 सीट के आसपास में सिमटेगी और वही 20-22 सीट के आसपास में उधर रह सकता है। मतलब मुकाबला बराबरी पर छूटता हुआ दिख रहा है। मेरे अनुसार 25 सीट जाएगा इधर एनडीए को और बाकी जो 15 सीट बचे हैं उसमें कहीं ना कहीं ये लोग आपस में बांट लेंगे। ये आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 का काउंटडाउन चल रहा है। अब की बार कैसा है चुनावी माहौल, इसी को लेकर हम न्यूज तक पर लेकर आए हैं एक स्पेशल सीरीज देश किसका। सीरीज के दूसरे एपिसोड में आपको दिखा रहे हैं बिहार का एक्सपर्ट ओपिनियन। राज्य की सियासत पर अच्छी खासी पकड़ रखने वाले एक्सपर्ट और वरिष्ठ पत्रकार बता रहे हैं इस बार बिहार की सियासत में किसके पक्ष में माहौल बन रहा है। एक्सपर्ट की राय से पहले हम आपको दिखाते हैं लोकसभा चुनाव और बिहार को लेकर हालिया ओपिनियन पोल क्या कहता है। एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक इस बीच अगर लोकसभा चुनाव होते हैं तो विपक्षी गठबंधन इंडिया को बिहार में 21 से 23 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एनडीए के खाते में 16 से 18 सीटें जाने का अनुमान है। सर्वे के मुताबिक अन्य को बिहार में 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। सर्वे के हिसाब से वोट शेयर देखा जाए तो इंडिया को 43%, एनडीए को 39% और अन्य को 18% वोट मिल सकते हैं। अब सवाल है कि लोकसभा के चुनाव में वोट की फसल काटेगा कौन। तो सवाल इसका है कि आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहा है उसमें सवर्ण वोट कहीं नहीं जा रहा, वो कहीं ना कहीं सीधे बीजेपी को जाएगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं। अब जो बड़ा चंक है अति पिछड़ा का, जो नीतीश के लिए यूएसपी रहा है हर चुनाव के अंदर, लेकिन अति पिछड़ा का वोट अगर पिछले कुछ चुनावों को देख लें बिहार के अंदर, अगर उपचुनाव को भी देखेंगे तो गोपालगंज से लेकर कुढ़नी तक किस तरीके से बीजेपी ने अति पिछड़े वोटों के सहारे नीतीश और लालू दोनों को एक साथ मात दिया, ये देखने वाली बात है। अब बात रही लोकसभा चुनाव की, तो अति पिछड़ा वोटों को लेकर के लगातार बीजेपी अपनी सियासत कर रही है, तो दूसरी तरफ मोदी का अपना एक परसेप्शन है लोगों के अंदर। जैसे मोदी की गारंटी या जो तमाम तरह की योजनाएं मोदी के द्वारा चलाई जा रही है, अयोध्या का जो मुद्दा जो सबसे बड़ा होने वाला है, क्योंकि मोदी ने जो गारंटी दिया था, अब मोदी की गारंटी की बात लोग कर रहे हैं, उस पर लगातार बीजेपी उन चीज़ों को भजाना भी चाह रही है। 3 चुनावों में भी जिस तरीके से जीत हासिल की बीजेपी ने मोदी की गारंटी को लेकर के, उसे उछाला गया। तो अब सवाल है कि आने वाले चुनाव हैं लोकसभा के, उसमें मोदी की गारंटी मिनिमम 5% वोटों पर तो काम करेगा ही, इसमें कहीं कोई शक नहीं। कितना सीट होगा? तो सवाल मेरे अनुसार 25 सीट जाएगा इधर एनडीए को और बाकी जो 15 सीट बचे हैं उसमें कहीं ना कहीं ये लोग आपस में बांट लेंगे। ये आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने बिहार में 40 में से 17 सीटें जीती थी। वोट शेयर 23.58% रहा था। वहीं जेडीयू के खाते में 16 सीटें आई थी और वोट शेयर 21.81% रहा था। पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने 6 सीटें जीती थी। इनका वोट शेयर 7.86% रहा, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट आई थी और वोट प्रतिशत 7.70% रहा था। इस चुनाव में आरजेडी का वोट प्रतिशत 15.36% रहा, लेकिन वो एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। वर्तमान के हालात में अगर जो हम समझने की कोशिश करें तो मेरी समझ कहती है कि बीजेपी और अलायंस 22-24 सीट के आसपास में सिमटेगी और वही 20-22 सीट के आसपास में उधर रह सकता है। मतलब मुकाबला बराबरी पर छूटता हुआ दिख रहा है। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं कि अभी जो बंटवारा है वो लगभग सामना सामनी हो चुका है। 1-2 छोटे छोटे प्लेयर्स हैं जिनका अभी रुख क्लियर नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि चुनाव लोकसभा का है। इसमें स्थानीय मुद्दा और स्थानीय नेतृत्व बहुत ज्यादा कारगर और बहुत ज्यादा असरदार नहीं होता है। जिस तरीके से बीजेपी अयोध्या मूवमेंट को लेकर आगे चल रही है, 370 को लेकर आगे चल रही है, उसके बाद एनआरसी की बात गृह मंत्री ने कर दिया, तो जो लग रहा है जिस हिसाब से पोलराइजेशन की कोशिश हो रही है, सीधा 2 फाड़ होगा। और 2 फाड़ अगर होता है जो आज की स्थिति है, उस हिसाब से अगर हम समझने की कोशिश करें तो एनडीए 20-22 और उधर भी 20-22, मतलब मुकाबला बराबरी पर छूटता हुआ दिख रहा है। किसी का पलड़ा किसी पर ज्यादा भारी हो, ये कहना
मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है। 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो तब भी बिहार में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 22 सीटें जीती थी। बीजेपी का वोट प्रतिशत 29.38% रहा था। कांग्रेस के खाते में सिर्फ 2 सीटें आई थी। वोट शेयर 8.42% रहा। जेडीयू भी सिर्फ 2 सीटें जीत पाई। उनका वोट शेयर 15.78% रहा। आरजेडी ने 4 सीटें जीती थी और वोट शेयर 20.13% था। इसके अलावा अन्य के खाते में 10 सीटें गई थी, जिसका वोट शेयर 24.64% था। जाति गणना इन लोगों ने कराया था कि एक बड़ा मंडल पार्ट 2 करके पिछड़ा और सवर्णों को बांट देंगे, लेकिन यहाँ पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और सवर्ण। तो सवाल है कि सवर्ण तो बहुत, अगर नॉमिनल कुछ वोट चला जाए तो चला जाए। अब तो जाति गणना करके नीतीश बाकी लोगों को भी नाराज कर चुके ना। छोटे जैसे कुशवाहा कहते हैं कि मुझे जानबूझ करके कम कर दिया। उसी तरीके से छोटे छोटे कई दल हैं, वो कहते हैं कि मुझे कम कर दिया गया। और यहाँ पे महत्वपूर्ण है, जाति गणना करके ये अपने वोट बैंक को नाराज किए हैं। जो अति पिछड़ों का वोट बैंक नाराज हुआ, जैसे कुशवाहा की नाराजगी नीतीश कुमार से। दूसरा, बड़े अरमान के साथ जो हाल में 5 विधानसभा चुनाव हुए 5 राज्यों में, जाति जनगणना के कार्ड को उछालने की कोशिश की गई थी, वो फुस हो गया। तो महत्वपूर्ण ये है कि एजेंडा सेट कौन कर रहा है। नीतीश कुमार ने, इंडिया अलायंस ने जो एजेंडा सेट किया था, जिसका ट्रायल लिया गया इन 5 राज्यों के चुनाव में, वो एजेंडा फुस हो चुका है। अब आइए, अब मैं जहां ले जा रहा हूं कि एजेंडा सेट कौन कर रहा है। एजेंडा सेट कर रहा है एनडीए। कैसे? अगर आप अयोध्या पर इधर रहते हैं उधर रहते हैं, क्रेडिट जा रहा है एनडीए को। जिस तरीके से जो अंतरिम बजट आएगी 2024 के, जिसके बारे में आज से ही चर्चा शुरू हो गई है, कहा जा रहा है कि किसानों को दी जाने वाली राशि बढ़ाई जाएगी, महिलाओं को लेकर कुछ विशेष प्लान लाने की कोशिश, ये बात हो रही है। उसके अलावा वित्त आयोग, जो खास करके जो नौकरी पेशा वर्ग हैं, उनके लिए भी एक 8वें वित्त आयोग के गठन की बात हो रही है। शायद 8वां वित्त आयोग होगा। तो इन तमाम चीजों को लेकर जिस तरीके से नेशनल लेवल पर एनडीए या बीजेपी इनके घर में सेंधमारी कर रही है, मुझे नहीं लगता है कि आप जो प्रश्न लेके चल रहे हैं वो प्रश्न चुनाव में काउंटिंग तक टिकेगा कि इंडिया अलायंस या एनडीए। इसलिए कि इंडिया अलायंस तो आज ही बिखरता हुआ दिख रहा है बंगाल में, आज ही इंडिया अलायंस रोता हुआ दिख रहा है बिहार में। अगर नीतीश कुमार के चेहरा को हम देखते हैं, इंडिया अलायंस आपका ध्वस्त होता हुआ दिख रहा है पंजाब में। तो ये काउंटिंग तक इंडिया अलायंस टिकेगा, इसी पर बड़ा प्रश्न है। यानी पूरा अगर देखा जाए इस लोकसभा चुनाव को लेकर तो क्या पूरा माहौल रहेगा, माहौल क्या होगा? एक बात है ना, उससे भी बड़ी बात है धीरेन्द्र, कि जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर के इनका व्यवहार है पूरे विपक्षी दलों का। वही तो मैं कह रहा हूं कि आप आए तो भी क्रेडिट उनको और जाए तो भी क्रेडिट इनको। ये राजनीतिक आत्महत्या जैसा है। बिल्कुल, कि अगर मान लिया जाए कि आप कांग्रेस को देखिए, विक्रमादित्य जा रहे हैं, प्रमोद कृष्णम जा रहे हैं, कई कौन मोडवाडिया हैं, कोई ये गुजरात के जो प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने क्या ट्वीट किया। तो सवाल है कि इस आस्था के सवाल पर जहां जन सैलाब उमड़ रहा है, और वास्तविक इसमें कहाँ कोई शक है, यानी राम मंदिर बड़ा मुद्दा होगा, सांस्कृतिक स्वाधीनता है, इसको ऐसे मानिए ना। बात है कि अपने मुद्दा पर इंडिया अलायंस खुद ही एकमत नहीं है। इसके अलावा बिहार में हुए 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो आरजेडी ने सबसे ज्यादा 75 सीटें जीती थी। आरजेडी का वोट शेयर 23.08% रहा था। दूसरे नंबर पर बीजेपी रही थी। बीजेपी ने 19.46% वोट शेयर के साथ 74 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद जेडीयू ने 15.40% वोट शेयर के साथ 43 सीटें जीती थी। कांग्रेस ने 19 सीटें जीती और वोट शेयर 9.49% रहा था। 2020 में चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार और बीजेपी ने सरकार बना ली थी, लेकिन 2022 में ये गठबंधन टूट गया और अगस्त 2022 में नीतीश कुमार आरजेडी से मिल गए और तब से बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की जरूरत होती है। 2015 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो आरजेडी ने सबसे ज्यादा 80 सीटें जीती थी। आरजेडी का वोट शेयर 18.35% रहा था। दूसरे नंबर पर जेडीयू रही थी। 16.83% वोट शेयर के साथ जेडीयू ने 71 सीटें जीती थी। बीजेपी ने तब 53 सीटें जीती और वोट शेयर 24.42% रहा। इस चुनाव में कांग्रेस के खाते में 27 सीटें आई थी और वोट शेयर 6.66% रहा था। लेकिन अब जब लोकसभा चुनाव की बारी है तो ये विधानसभा
चुनावों से अलग है, जो कि राष्ट्रीय और बड़े मुद्दों पर लड़ा जाता है। इसे लेकर एक्सपर्ट ने एक और बड़ी बात बताई। बड़ी बात तो देखिए कि कैसे अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने की चीज कर रहा है कि हम फिर जाति गणना कराएंगे, उससे क्या साबित कर लेंगे। दूसरी बात, राम मंदिर कोई बहुत छोटा मुद्दा नहीं होने जा रहा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। 500 साल से ज्यादा विश्व की सबसे लंबी सांस्कृतिक लड़ाई है ये, और उसके बाद यानी मुख्य मुद्दा यही होगा। हाँ, मुख्य मुद्दा तो होगा ही। उसके बाद भी मैं बार बार कह रहा हूँ कि मोदी का एक अपना परसेप्शन है, मोदी की गारंटी का अपना एक परसेप्शन है, तो वो तो 5% वोट उनका अपना होता है, वो कर लेते हैं। लेकिन सवाल है कि यहाँ न तो अभी तक नेता है न कार्यकर्ता है। तीसरी जो सबसे अहम बात, इसका ख्याल रखिएगा, पार्टियों के अंदर मैन पावर और मैन आवर की बात होती है। मैन पावर किसके पास ज्यादा है? बीजेपी के पास। उससे भी बड़ी बात मैन आवर की है। अगर धीरेन्द्र या कौशलेंद्र या फलना कोई भी एक कार्य करता है उनके साथ, तो उस घंटों दे रहा है उस पार्टी के लिए। तो मैन आवर भी ज्यादा है और मैन पावर भी ज्यादा है। तो सवाल आप समझ लीजिए, इसको स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। आने वाले समय में बहुत कुछ होता है। कौशलेंद्र सर, एक चीज और महत्वपूर्ण है, चुनाव अब कहा जा रहा है कि फरवरी लास्ट में अनाउंस हो जाएगा। एनडीए की ओर से सीट बंटवारे को लेकर सिर फुटबॉल की स्थिति नहीं है। एक भी बयान एनडीए खेमा से नहीं आ रहा है कि हमको इतना चाहिए। इंडिया अलायंस से हो रहा है। जीतन राम मांझी तो खुल के कह रहे हैं कि हम त्याग करने के लिए तैयार हैं, और वहां क्या स्थिति है? हमको इतना चाहिए। माले जैसी पार्टी कह रही है जेडीयू को, जो उनका फेस वैल्यू है बिहार में, कि भाई आप तो 17-16 लिए थे तब जब बीजेपी के साथ है, आज आपकी ताकत वैसी नहीं है। तो इस माइंडसेट के साथ, इस वातावरण के साथ, कार्यकर्ताओं के अंदर इस विश्व भरे बयानों के साथ अगर जब आप चुनावी बैतरनी में उतरते हैं तो बैतरनी पार कर जाएंगे, इस पर तो संदेह कोई भी कर सकता है। हालिया ओपिनियन पोल में देखा जाए तो बिहार में इंडिया को ज्यादा सीटें दिखा रहा है, लेकिन एक्सपर्ट बिहार में कांटे की टक्कर बता रहे हैं। साथ ही इस बार एनडीए को पहले से ज्यादा मजबूत बता रहे हैं। बाकी ये तो बिहार की जनता तय करेगी कि इस बार कितने एनडीए के साथ और कितने इंडिया के साथ हैं। पटना से सुजीत गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।